गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको ये क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल करे गए हैं और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से सिर्फ डिजिट्स को चेंज करने के ऊपर कैसे टफ बन जाता है। जैसे 2019 और 18 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम एसएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेहद सिंपल हैं कॉन्सेप्चुअली, बट उनके सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे खेल हुआ है, यानी नंबर्स को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रखा है। इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस बने हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की ये क्लास होगी प्रैक्टिस बेस्ड क्लास होगी पूरी तरीके से, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर जिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करूंगा, उनकी प्रैक्टिस पे बात करूंगा। और अगर कोई नई कॉन्सेप्ट आएगी तो उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं 101 क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात 3:5 है। यदि ए का वजन 20% बढ़ जाए और ए और बी का संपूर्ण भाग 25% वृद्धि के साथ 80 किलोग्राम हो जाए तो बी के भार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपके पास कई तरीके हैं सोल्व करने के। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से सोल्व करिए। मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने आप से सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो ए है और ये है बी। अब ये कहता है कि भार का अनुपात, जैसे मान लो ये 3 है और ये 5 है, तो आप चाहो तो इसको 300 और 500 कर सकते हो अगर आपको तकलीफ नहीं हो तो, या फिर आप इसको 30 और 50 कर सकते हो। मैं इसको सिंपल बनाने के लिए 300 और 500 कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो कहता है कि ए का वजन कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, यानी इसका 20% बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका 20% होगा 60। ठीक है, इसका 60 बढ़ गया तो ये कितना हो गया 360। अब दूसरा वो ये कहता है कि ये टोटल कितना हो रहा है, 300 और 500 800 हो रहा है। ठीक है, अब 800 अगर ये हो रहा है तो अब संपूर्ण भाग में 25% की वृद्धि हुई है, यानी इसका जो है 25% कितना होता है, इसका 25% 200 होता है। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 800 था तो ये कितना हो गया 1000। अब अगर ये 1000 हो गया और ये 360 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आप खुद सोचिए कि बी का जो रहेगा 1000 में से 360 गए तो ये बचेगा 640। तो इसका मतलब ये 640 होना चाहिए। तो ये कितना बढ़ गया है यहाँ पर 640, 500 था 640 बढ़ा, यानी ये 140 बढ़ा है। अब कितने पर बढ़ा है ये 140, 500 पर। तो ये परसेंटेज है। आप या तो आप इसको ऐसे करिए कि 140 बढ़ा कितने पर, 500 पर, और 500 पर 140 बढ़ा तो 100 पर कितना परसेंट बढ़ा होगा ये देखना है आपको, यानी परसेंट कितना बढ़ा है। 5 का भाग देंगे 140 में और ये आपका आएगा लगभग 28, यानी 28% आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका था, तो ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वाला तरीका है। मैंने आपको एलिगेशन सिखाया हुआ है, तो एलिगेशन को किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, एवरेज में सीखे थे एलिगेशन, अब यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है, ए और बी हो गया, ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:5, यानी आपके पास ये 3:5 होना चाहिए, 3:5 होना चाहिए, ये आपको पता है। ये कह रहा है ए का वजन कितना बढ़ रहा है 20%, और दोनों का कितना बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 25%। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 5, यानी ये 5 आ चुका है आपका। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो ये 5 आ चुका है, ये 3 आना चाहिए। तो आपको ये पता था कि ये वाली जो वैल्यू है मिक्सर दोनों का जो संपूर्ण बढ़ा है ये इन दोनों के बीच में होगी। तो ये 20 इससे अगर कम है तो ये 3 का जो डिफरेंस बन रहा है ना, ये 3 का डिफरेंस तभी बनेगा जब यहाँ कितना आएगा 28%। और यही आपका आंसर पूछा था। तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा सा सिंपल कर देगा क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको सही समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 102। एक नवीन सर्वेक्षण में 25% मकानों में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से 20% मकानों में केवल एक पुरुष है। तो उन मकानों का प्रतिशत क्या है जिनमें एक महिला एवं कोई पुरुष न हो, यानी सिर्फ एक महिला होनी चाहिए, कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि लेट 100 है टोटल, ये मान लेता हूँ मकान। वहां पर मैंने मान लिया टोटल मकान कितना है 100 है। अब 100 का 25% जो है 25%, यानी कितने हो गए 25 ही हो गए। ठीक है, अब इन 25% में कितने लोग रहते हैं, 2 या अधिक, 2 या अधिक, 2 से अधिक मतलब।
ठीक है, मिनिमम 2 तो है ही है यहाँ पे 25 पर। अब जो बच गया ये 75% जो बच गया, यानी इसमें 75%, 100 का 75%, 75 होता है, ये 75 है, इसमें से 2 नहीं है, कोई एक है, यानी इसमें से कोई एक है, यानी या तो एक महिला होगी या फिर एक पुरुष होगा, इस तरीके से, क्योंकि 2 या 2 से अधिक वाले तो इधर आ चुके हैं, आप ये बात समझ गए हैं। अब वो कहता है कि जिनमें से 20% मकानों में केवल एक पुरुष है, यानी अब ये जिनमें से का मतलब आप यहाँ पर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्लोज क्या दिया हुआ है कि 2 या उससे अधिक लोग हैं, तो इस 75 में से 20%, यानी इसका 20% जो है ना, इसका 20% जो है वो कितना होता है, 7.5 10%, और 20% कितना, 15। यहाँ पर कौन है, एक पुरुष है, एक पुरुष, एक पुरुष है यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक पुरुष है तो फिर अब यहाँ पर जो इसका 20% यहाँ पर 15 आ गया, तो 75 में कितना बच गया, 15 गया, तो अब ये जो 60 बच गया ना, यहाँ पर केवल एक महिला है, यहाँ पर केवल एक महिला है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो आंसर करना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उन मकानों का प्रतिशत क्या है जिनमें एक महिला एवं कोई पुरुष न हो, यानी पुरुष नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक महिला होनी चाहिए, तो मतलब वो आपका आंसर ये है। ठीक है, यानी आप बी ऑप्शन 60% पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि वह 40 अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। इस बात को समझेंगे हम, कैसे समझेंगे देखना। मान लो एक विद्यार्थी है, ये उसका स्कोरिंग लाइन है मान लो, ठीक है, तो वो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना है, 100 है, यानी 100% है। ठीक है, वो यहाँ पर 0% है और यहाँ पर 100% है, तो ऐसे मैं मान लेता हूँ कि वो यहाँ पर पास होता है, ये होता है पास, इस लाइन तक पहुँचने में कितना हो जाता है, पास हो जाता है वो। लेकिन उसने कहा कि वह पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, यानी कितने अंकों पर पास हो रहा है, 40%। ध्यान रखना 40 अंक अलग बात है और परसेंट अलग है, यानी अगर 200 का तो होता तो ये कितना होता, 80 होता नंबर, लेकिन 100 का है तो 40 अंक की बात होती है, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40% से पास हो जाएगा। यदि वह 40 अंक पाता है और 40 से फेल हो जाता है, यानी वो यहाँ इस लाइन पर नहीं पहुँच पाया, कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा वो। ठीक है, और वो ये कहता है कि 0% से लेकर यहाँ तक, मतलब उसके जो मार्क्स आए हैं वो टोटल कितने आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं, उसके अंक आए हैं 40। और अब वो ये कहता है कि 40 से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल होना, इसका मतलब है कि उसको 40 और लाने थे, यानी 40 और आते ना, यहाँ पर भी 40 आने चाहिए थे उसके, 40 अंक यहाँ पर भी आने चाहिए थे, तब जाके उसको पास होता, और पास होने के लिए कितना बनता, 40%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक 40, टोटल कितना हो गया, 80, यानी जो 40% पासिंग स्कोर है ना, वो 40 प्लस 40, और ये कितना बनेगा, 40% इक्वल्स टू 80 अंक, यानी 80 मार्क्स, 80 मार्क्स बनेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी बनेगी, 2, तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी, 200, 200 अंक, 200 अंक, यानी आपका जो परीक्षा का अधिकतम अंक जो था, अधिकतम यानी पूर्णांक जो था वो कितने का था, 200 अंक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन आंसर करेंगे आप। 104 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। पूर्णांक क्या है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, वैसा ही आपको चाहे कैंडिडेट 2 दे या 1 दे, एक ही बात है। ये आप मान लेंगे कि ये आपका 100% है, ठीक है, और यहाँ से वो जर्नी शुरू करता है मार्क्स गेनिंग की। अब आपके पास मैं ऐसे मान लेता हूँ ये पासिंग है, पासिंग लाइन है, ये पासिंग लाइन, ठीक है। अब एक परीक्षार्थी को 25% मिला, यानी उसको यहां पर रुक गया 25%, और 30 अंकों से असफल हो गया, यानी 30 अंक आने चाहिए थे उसके, ठीक है, यहां तक। अब दूसरा कहता है कि दूसरे को 50% मिला है भाई, दूसरे 50% पर यहाँ है मान लो, ठीक है, और उसने 20 अंक ज्यादा ले लिए, इस पासिंग लाइन से कितने ज्यादा ले लिए, 20, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए यहां से यहां तक 50 है और यहां से यहां तक पॉइंट कितना है, 25 है। तो इसका मतलब जो यहाँ 25 से और ये 50 तक के बीच में है, जो 30 तो ये और 20 ये, 50 मार्क्स का है डिफरेंस, यानी ये टोटल कितना है, 50 मार्क्स,
50 मार्क्स, और कितना 50 में से 25 गया, तो यही कितना है 25% के बराबर है। तो 100% के बराबर क्या है, पूर्णांक पूछा है तो 100% इससे 4 तो गुना हुआ है, तो 4 से इसको गुना करोगे तो ये कितना आएगा 100%, ये आएगा 200 मार्क्स। अब ये बात समझ पाए होंगे आपको कि अगर 25 का मान 50 तो 1 का मान 2 तो 100 का मान 200, यानी आपके पास फिर से पूर्णांक कितना आएगा 200 आएगा। इस बात को फिर से समझिए किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा प्राप्त होते हैं, पास परसेंटेज बताइए। अब इसमें क्या कह रहा है, वो पास परसेंटेज बताना है। अब वापस आप एक बार इस बात को समझिए, फिर बाद में मैं शॉर्टकट बनाने वाला हूँ इसका। ये पासिंग लाइन है हमारी और उसको मिले ये 25%, 25% मिल गया, और अब वो कहता है 210 अंकों से फेल हुआ है, यानी यहां से यहां तक अगर और जाता, वो पास की लाइन तक पहुंचता तो उसको कितने अंकों की आवश्यकता थी 210 की, और अगर वह 55% लाता तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। ये 25% था, अगर मान लो वो यहाँ पर 50% करता, सॉरी 55% करता, 55% कर देता तो कितना आता 240 अंक पास से भी ज्यादा आते। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये देखिए आप 55-25 कितने का डिफरेंस है 30% का। ये जो 30% का डिफरेंस है ना, ये कब बना है 210 प्लस 240, 210 प्लस 240 मतलब 30% का जो यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है वो 30% इक्वल्स टू 450, इतने मार्क्स का है। ठीक है, तो 1% कितने का होगा, यहां पर आएगा 1% 15 मार्क्स। यानी आप ये समझिए इस बात को कि 1% बनाने के लिए उसको 15 मार्क्स की आवश्यकता है ना, 15 अंकों की आवश्यकता है। 15 अंक आते ही उसका 1% इंक्रीज हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर आपने पूर्णांक पूछा होता तो 100 से गुणा करते और 1500 का पूर्णांक करते, बट आपसे पूछा क्या गया है पास परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो पास परसेंटेज बताने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, चाहे तो आप यहाँ से घटाइए 240 को में भाग देकर 55% से घटाइए, या फिर आप 25% में जोड़िए 210 में भाग देकर चेक करिए कि कितना परसेंट और आवश्यकता थी। तो इसका मतलब देखिए 1% की वैल्यू है 15 मार्क्स। ठीक है, तो 210 अंक में अगर वो 15 का भाग दे तो कितना परसेंट बनेगा। अब देखिए 15 में 1% बनता है तो 210 अंकों में कितना परसेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा उसका 14%, 14% यानी 14% बन गया ये। अब पासिंग परसेंटेज कैसे ज्ञात करोगे, पास परसेंटेज कैसे ज्ञात करोगे, वो देखो 25% तो उसको आ ही गया था, अगर वो 210 अंक और लाता यानी 14% और लाता तो वो कितना आता 39%, यानी पास के लिए कितना था 39% आंसर रिक्वायर्ड था। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आंसर करेंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ से 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो रहा है, और 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं। तो आप ये देखिए 48% माइनस 36%, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, और इसी डिफरेंस को वो कह रहा है कितने के बराबर है 64 और 32 दोनों का 96, इन दोनों के टोटल। ठीक है, तो ये हो गया 32 प्लस 64। ठीक है, ये मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे निकालोगे आप 12% की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 96 मार्क्स आएगी। ठीक है, अब 96 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि 1% बराबर 8 मार्क्स, 1% का मतलब हो गया 8 अंक। ठीक है, यानी 8 अंकों में 1% बनता है, तो फिर 32 में कितना बनेगा। अब आप देखिए 32 अंकों में अगर वो 8 का भाग दे दे तो कितना आएगा 4% आएगा। ठीक है, तो अब पासिंग जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, वो कितनी आएगी 36 तो आ ही गए थे उसको,
4% और ले लेता, यानी 32 अंक और ले लेता तो पास हो जाता, यानी 4% और चाहिए थे, तो कितना परसेंट होगा, 40% रिक्वायर्ड थी। आंसर कर देंगे आप बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। 50 अंकों से फेल हुआ है 40% अंक प्राप्त करने के बाद, और 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा आ जाते हैं। तो मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40 और 50 का डिफरेंस कितना है, 10% का है। 10% बराबर कितना आएगा, 50 और 40 कितना, 90। तो 1% की वैल्यू आ गई 9 मार्क्स। इतना मैं समझ चुका हूँ, अब शॉर्टकट कर सकता हूँ आराम से। तो अब बताइए 50 अंकों में 9 के हिसाब से करेंगे तो आपके पास कितना परसेंटेज बनेगा। आप देखिए इसमें कितना, 50 अंकों में कितना परसेंट बनाएंगे। अगर 9 मार्क्स में 1% बनाते हैं तो आप ये आएंगे 5 सही 5/9%। ठीक है, ये और ये किस में ऐड करेंगे आप, 40% में, तब ये क्या आएगा आपका, ये आएगा पास परसेंटेज। ये आप बात समझ चुके हैं। तो 40 और 5 कितना होगा, 45 इंटीजर 5/9% रिक्वायर्ड है क्या, पास परसेंटेज। ये आंसर कर देंगे आप, ये आपका ए ऑप्शन है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, सेम वैसा ही पैटर्न का क्वेश्चन है। ये अधिक क्वेश्चन इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। ठीक है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल होता है। जब 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो देखिए परसेंटेज डिफरेंस कितना है, 10%, और यहाँ पर अंकों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15। तो आपको ये पता चला कि 10% बराबर 15, तो यहाँ पर 1% बराबर कितना होगा, 3/2 कर सकते हो आप, या फिर 1.5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1.5 ले लूँ मैं, 1.5 मार्क्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, कुल अंक बताना है, यानी टोटल अंक कितने होंगे, 100% होते हैं तो ये होगा टोटल 150। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखेंगे 150 कौन से में है, 150 दो में है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यानी आपके बी, ए और सी ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं। अब बी और सी में से आपको आंसर करना है। चलिए अब आगे भी चलते हैं एक बार। आपको 1% का 1.5 मार्क्स दिख रहा था यहाँ, तो 5 अंकों से फेल हो रहा था वो, 5 अंकों से फेल हो रहा था। तो 5 अंकों में अगर मैं 1.5 का भाग दूं तो कितने परसेंट बनेगा ये देखना है। इसको हटा दूंगा मैं, यहाँ 0 लगा दूंगा, और अब मैं क्या कर लूंगा, इसको 5 से काटता हूं तो ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 3। ठीक है, और 10/3 का मतलब है 3 सही 1/3% और रिक्वायर्ड, प्लस क्या करेंगे हम 30%, और ये आपका आ जाएगा क्या, पासिंग परसेंटेज, यानी 33 सही 1/3% क्या है, डी ऑप्शन, ये आपका पास परसेंटेज है। ये बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 109, 60 विद्यार्थियों की क्लास में 40% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं और बाकी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए 60 विद्यार्थियों की टोटल क्लास थी। ठीक है, आपको ये देखना है कि 60 टोटल है। ठीक, इसमें से केवल हिंदी, केवल ओनली हिंदी कितने परसेंट, 40%। तो इसका 40% कितना होता है ये देखिए, 24 होगा। और कह रहा है 25%, इसका 25% जो है ओनली अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, मैं एक बार इसको खुल के समझा रहा हूं आपको, कितना आ जाएगा 25%, इसका 15, ये हो गया ओनली इंग्लिश। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी के जितने भी छात्र बच गए वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो अब आपको ये पता चला कि ये कितना हो गया टोटल आपका, ये हो गया आपका 39। और दोनों भाषाएं जो बोलेंगे, दोनों भाषा बोलने वाले कितने होंगे, 60 में से 39 तो ओनली वाले निकाल दो आप, और जो बच गए वो कितने बच गए आपके, 21, ये दोनों भाषाएं बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये देखना है कि 21 तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले, ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, देखिए अंग्रेजी बोलने वाले 15 तो ये हैं, और ये दोनों भाषाएं बोल सकते हैं वो भी तो बोल सकते हैं 21। तो इस तरीके से 21 और 15 कितना हो जाता है, ये
36। ठीक है, ये आंसर करेंगे आप। एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका क्या है, वो शॉर्टकट है। ये मैंने आपको ऐसे ही कैलकुलेशन को थोड़ा सा सही करने के लिए, या फिर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मान के चलो, ठीक है। अब अभी आप नोट्स बना सकते हो, बट क्विक मेथड या शॉर्टकट जो है वो शॉर्टकट आप समझेंगे यहाँ पर। परीक्षा में ऐसे शॉर्टकट्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम बचाना है। तो क्या करेंगे, आप देखिए 60 है, 60 में से एक तरफ है ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, कितने हो गए 40%। तो ये हिंदी वाले छोड़ दो, ठीक है। तो बाकी के जो 60% है ना, वो इंग्लिश तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। अब ये बात समझ लो, यानी आपके पास ये जो 24 है ना, ये 24 छोड़कर इंग्लिश के लिए क्या करोगे आप, 60 में से 24 हिंदी वाले घटा दो, बाकी बच गए वो या तो दोनों भाषाएं बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे। तो इंग्लिश तो वो भी तो बोलते हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो आपको सिंपली यही करना था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल हिंदी वाले हटा दो, बाकी अंग्रेजी बोलेंगे या फिर अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलेंगे। तो अंग्रेजी बोलने वाले छात्र तो वो भी तो हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम सी ऑप्शन से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। इन क्वेश्चनों को मैं ऐसे कराऊंगा वेन डायग्राम से एक बार, ठीक है। और कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो देखो तीनों में पास पास हो रहे हैं। तो आप इनको, आप एक काम करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करना 65% प्लस 48%, और उसमें से माइनस कर देना दोनों वाला, क्योंकि दो बार जुड़ गया है, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा आपका 65, और ये हो गया आपका 48, और उसमें से 30, यानी 65 में आप 18 जोड़ दो, इन दोनों का डिफरेंस चाहो तो सीधा। तो 65 और 20 कितना होता है 75, 85, तो ये 83 हो गए। 83% क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। तो फेल कितने होंगे, अगर मैं 100% में से घटा दूंगा तो, यानी 17% क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक। 17% फेल हो गए। तो आंसर क्या करेंगे हम, इसमें दोनों में फेल हुए विद्यार्थी कितने होंगे, 17%। आप ऐसे बनाते वेन डायग्राम, ठीक है। ये आपका मैथ और ये आपका भौतिक यानी फिजिक्स, ठीक है। अब यहां पर दोनों वाला पहले लिखा जाता है हमेशा, दोनों में फेल होने वाले कितने 30। अब मैथ में कितने फेल हुए थे 65। तो ये मैथ का जो सर्कल है ना, इसमें टोटल 65 होना चाहिए। 30 आपका यहाँ आ चुका है तो 35 यहाँ लोगे। अब देखो ये 65 हो चुका है। अब दूसरे में 48 होना चाहिए, यानी ये टोटल 48 होना चाहिए, तो यहाँ पर 18 और ले सकते हो आप, 30 यहाँ आ चुका है। अब इन तीनों को जोड़ोगे आप तो ये देख लीजिए 35, 30 और 18, ये हो गया आपका 83, ठीक है। 83 होगा, ये सारे के सारे पास हैं, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम था आपका। अगर 83 पास है तो 17% क्या है, फेल है, ठीक है। या फिर आप दोनों को जोड़कर सीधा जो दोनों में पास हुआ है उनको घटा दो, तो ये है a प्लस बी, यानी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी माइनस ए बी, जो दोनों का है, ठीक है। ये कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब इसको आप कितना स्पीड से करेंगे। 40 तो यहाँ है गणित में, और अंग्रेजी में 30% असफल, और दोनों में असफल हुए हैं 10। तो 40 और 30 70, 70 माइनस 10 60, 60 असफल हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे 40। आंसर कर दिया आपने, क्या किया 40 प्लस 30 माइनस 10 बराबर कितना हो गया आपका ये 60, और ये 60 क्या है, फेल है, असफल है। तो फिर आपके 40% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ये आंसर था, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन को आप एक सेकंड में वैसे ही कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत लोग पास हुए। ये आप कर लेंगे, 35 प्लस 25 माइनस 10 बराबर ये हो गया आपका 50% पास है। अगर 50%, सॉरी यहाँ पर दोनों में फेल था, तो फेल में लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, पास नहीं था यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या था, फेल था, तो फेल लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ये फेल है, ठीक है। तो फिर पास भी कितने हुए होंगे 50, अगर फेल है परसेंट तो 50 ही पास हुए होंगे। ये आंसर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम
113 नंबर क्वेश्चन पर। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हैं और 25% छात्र हिंदी में फेल हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हैं, यानी मैं लिखे जाता हूँ यहाँ पर, याद रहेगा। मैथ में कितने हैं फेल? 20%, ये सब के सब फेल दिए हुए हैं। उसके बाद इंग्लिश में फेल हैं कितने? 15%। एंड देन वी हैव हिंदी में कितने फेल हैं? 25%। और उसके बाद कह रहा है 5% विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी। गणित और अंग्रेजी का मतलब है मैथ प्लस इंग्लिश। मैथ प्लस इंग्लिश में कितने? 5%। और उसके बाद वो कह रहा है 10% अंग्रेजी और हिंदी। तो अंग्रेजी और हिंदी इस पर कितने? 10%। और उसके बाद 15% गणित और हिंदी। गणित और हिंदी इसमें कितना? 15%। ठीक है, और उसके बाद 2% तीनों विषय में, यानी मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इनमें 2%। ये आपका क्वेश्चन का डेटा है जिसमें सब फेल हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है गणित में 20% फेल, इंग्लिश में 15% फेल, हिंदी में 25% फेल, और गणित और अंग्रेजी में फेल है 5%, हिंदी और इंग्लिश में फेल है 10%, और मैथ और हिंदी में फेल है 15%, और तीनों में जो फेल हुए हैं वो विद्यार्थी हैं 2%। अब वो पूछ रहा है कि तीनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन का वेन डायग्राम भी आप सेट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को काफ़ी लंबे समय में कर पाओगे, तो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आप क्या करोगे, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लो। ये हो गया आपका कितना? 20, और ये आपका 30, 50 और 60 हो गया। ये हो गया आपका 60। ठीक है, 60%। अब आपको ये डबल वाले जोड़ लेने हैं। डबल वाला जोड़ो, 5 और 15 20 और 10 कितना हो गया? 30% हो गया। और अब क्या करना है, इस 30 में से इन दोनों का डिफरेंस कितना बचेगा? इन दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो 30%, और ये वाला इसमें ऐड कर देना है 2%। तो ये टोटल फेलियर आएगा आपका, ये आएगा 32% फेल है ये। ठीक है, ये 32% टोटल फेल है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? 68% क्या हो जाएंगे? फिर पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने 100 में से 32% अगर फेल हुए तो 68% क्या बचेंगे? पास। आपको क्या नियम सिखाया मैंने कि जो इंडिविजुअल फेल हुए हैं उनको सबको जोड़ो, और जो डबल वाले जो फेल हैं उनको सबको जोड़ो। तो सिंगल वाले टोटल में से डबल वाला टोटल घटा दो। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये ऐड कर दो जो आ जाए उसमें, तो टोटल फेलियर आएगा। और टोटल फेलियर अगर 100 में से घटा दोगे तो बाकी बचे हुए क्या आएंगे? पास आएंगे। तो बहुत बड़े क्वेश्चन का हमने बहुत ही शॉर्टकट निकाला है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना लिखे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि मैं कुछ सेकंड में क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, तो उसका कारण ये है कि इस तरीके से हमारे पास कुछ फास्ट अप्रोच हैं। उन फास्ट अप्रोच को हम बिना लिखे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। 20 गणित में, 15 इसमें, जोड़ते जाओ साथ के साथ। 35 प्लस 25 कितना बन गया आपका? ये 35 एंड 20 50, ये हो गया 60। ठीक है, अब ये 60 के बाद में अगर आपको एक क्वेश्चन दिखा कि हाँ डबल डबल वाला है, तो आपको पता है ये घटाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 60 में से ये 5 गए 55 में से 10 गए, कितना है? 45 में से ये 15 गए तो 30 बच गया 30। फिर अब ये तीनों का जुड़ेगा 32 पास हो गए, तो 68 फेल हो गए, और ये लो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आंसर कर दिया था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक गाय एक भैंस है, और 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि 60 के पास क्या है? गाय, और 30 के पास क्या है? भैंस, और दोनों 15% दोनों हैं। तो बात वही है। ठीक है, 15% दोनों है, तो ये कितना हो गया? 75% के पास कुछ ना कुछ है। तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? ठीक है, गाय या भैंस, तो वो है 25%। इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना तो गाय है और ना ही भैंस है। ठीक है, तो इनके पास कुछ भी नहीं है, नो। ठीक है, कुछ भी नहीं है इनके पास। अब क्या लिखेंगे हम? गांव में कुल परिवार 96 है, तो कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है? तो 96 का
25% बराबर कितना होता है इसका 1/4 कितना होगा आपको पता होगा 24 होगा। यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। बी ऑप्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुस्तकालय में 20% हिंदी की पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकों में 50% अंग्रेजी की पुस्तकें हैं और पुनः बची शेष पुस्तकों में 30% फ्रेंच भाषा की पुस्तकें हैं। इस प्रकार शेष बची पुस्तकों में 6300 प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में कितनी संख्या में कुल पुस्तकें हैं। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, मैं ऐसे मान लेता हूं टोटल बुक्स कितनी है x मान लेता हूं एक बार, ठीक है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। x इसलिए माना है क्योंकि ये x इस क्वेश्चन को सिंपल बनाएगा। देखिए जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आप सोचते जाइए। तो x टोटल थी, अब x का 20% कौन है, हिंदी की है, ठीक है। तो शेष कितनी बच गई 20%। अगर मैं हटा दूं, देखिए आपको मैं पहले तो ये बता देता हूं कि 20% का मतलब आपको पता होगा 1/5 और 50% का मतलब होता है कितना 1/2, ठीक है। और अब अगर आप यहां से देखेंगे कि 30% तो 30% का मतलब होता है 3/10। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं जैसे जैसे फ्रैक्शन यूज करूं वैसे वैसे करना। 5 में से 1 हिंदी है तो फिर 5 में से 4 क्या बचेगी। अगर 1 हिंदी है तो फिर 5 में से 4 क्या बचेगी बताना। यानी x का जो 4/5 है वो शेष बच जाएंगी। 1/5 आपने निकाल दिया हिंदी वाली। अब जो शेष बच गई ना, ये वाली जो शेष बच गई, अब इनका 50% यानी इनका आधी क्या है अंग्रेजी की, तो फिर आधी बच गई वो क्या है 1/2 किसकी है, 2 में से 1 किसकी है इंग्लिश की बची हुई में से। तो फिर बाकी की 1/2 को किसकी होंगी, अन्य भाषाओं में होंगी, ठीक है। तो ये अब ये जो बच गई ना शेष बची हुई, इसका 30% यानी 10 में से 3, ठीक है, क्या है ये फ्रेंच में है। तो फिर बाकी की बच गई वो क्या है, वो प्रादेशिक भाषाओं में बची होंगी। यानी 10 में से 3 निकाल दो तो 10 में से 7, यानी 10 में से 7 जो होंगी, 10 में से जो 7 होंगी वो प्रादेशिक भाषाओं में होंगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो बच गई ना वही कितनी है 6300 है। मैंने डायरेक्ट लिखा है, ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। चुनाव वाले क्वेश्चन के टाइम में करा था या फिर उससे पहले कुछ क्वेश्चनों में करा था। आप देखिए एक बार उनको। क्या करेंगे हम, इसको 5, ये 2 है, 2 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब उसके बाद इसको भी काट लो चाहो तो आप कितना आएगा 5। अब ये 7 जो है ना 7 63 से कटता है 9, 1 2 0 लगा दो। अब ये 25 25 गुना 9 यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 25 × 900 और ये आएगा आपका 25 गुना 9 होता है 22500। 22,500 आंसर करेंगे हम टोटल। 22,500 कहाँ है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। एक सामान विक्रेता अपने एक सामान पर 25% लाभ लेता है जबकि थोक विक्रेता उसी पर 20% और खुदरा विक्रेता 28% लाभ लेता है। यदि खुदरा विक्रेता उस सामान को 48 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का निर्माण लागत ज्ञात करो। तो देखिए इसका आपके पास एक तो तरीका ये है कि आप 100 मान के चलो, ठीक है। पहले कितना था सीपी 100 था मान लो, ठीक है, ये सीपी था उसका। अब 100 वाले ने पहली बार 25% के लाभ पर बेचा, ठीक है, तो इसको 25% के लाभ पर बेचेगा यानी इसका कितना हो जाएगा 125, ठीक, पहली बात। अब ये वाला भी अगला लाभ पर बेचेगा, कितने लाभ पर 20%। इसने भी कितना कमा लिया 20%। तो 20% इसका 20% कितना होता है, देखिए 10% 12.5, तो 20% कितना होगा 25, यानी ये 150 में बेचेगा। अब 150 वाला भी क्या कह रहा है कि भाई मुझे भी 28% चाहिए। तो इसका 150 का जो 28% होता है, 28 का फ्रैक्शन बनाओगे आप 4 से काटोगे तो 7/25, 25 6 और ये 42 रुपए जुड़ेगा यानी इसमें, तो ये आएगा 192। अब ये कहता है 192 में ये सोल्ड हो गया, ठीक है, लास्ट कंज्यूमर के पास चला गया। अब देखना यहां पर कि 192 की वैल्यू अगर वो 48 बताता है कि भाई खुदरा विक्रेता उस सामान को कितने में बेचा 48 में, यानी 192 की वैल्यू 48 है, कितने गुना है 1/4 है, ठीक है। तो निर्माण लागत क्या होगी, यानी इसका भी 1/4 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 25 आंसर करेंगे आप, ठीक है। 25 रुपए की वो लागत थी, ए ऑप्शन। एक तो तरीका ये है। दूसरा आप इस क्वेश्चन को उल्टा यहां से पकड़ना, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि आपने क्या किया 48 का आपने लास्ट में बेचा,
लास्ट में जब बेचा है ना इसने, खुदरा विक्रेता ने, तब उसने 28% का लाभ लिया है। तो 28% को आप जानते हैं, 28% इक्वल्स टू क्या होता है, 28/100 करते 7/25 आता, यानी 25 पर 7 का लाभ है। यानी ये जो बिका है ना, ये 25 + 7 कितने के वैल्यू के बराबर है, ये 32 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो फिर पिछला कितना था, 25, यानी 25 पर जाओ वापस। ठीक है, इस तरीके से, यानी मैं इसको इस एक ही लाइन में लिख सकता हूँ इस तरीके से। कैसे, ऐसे लिख सकता हूँ कि 48 जो है वो उसका मैं 25/32 कर दूंगा, तो मैं पिछले वाले लाभ पर चला जाऊंगा। ठीक है, और अब पिछली बार कितना हुआ है, 20%। 20% को आप जानते हैं कितना होता है, 1/5। 5 अगर सीपी है तो एक क्या है, लाभ है, यानी 6 का बेचा होगा। तो ये अगर 6 है यहाँ पर, तो फिर उससे पहले 5 पर जाओ आप। ठीक है, और फिर ऐसे ही 25% है तो 1/4 होता है, 25% 1/4। तो अगर ये 4 पर 1 रुपये लाभ कमाया गया तो ये 5 में बेचा है। ठीक है, और वापस कितने में, 4 में, यानी ये इस तरीके से उल्टा गुणा करके आप वापस पहुंच सकते हो। देखिए कैसे होगा, ये ऐसे कट जाएगा। उसके बाद आप इसको 6 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 8, और अब 8 को इससे काटोगे तो ये आएगा 4, और 4 को 4 से काटोगे, फाइनली आपके पास कितना बच गया, 25। यानी एक तो ये आप, अगर ये वाली कैलकुलेशन तो तब होगी जब आप परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज बनाने में थोड़े से अच्छे मास्टर हैं। तो इसकी अगर प्रैक्टिस करी होगी तो ये आपका 1 लाइन में आंसर आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। हाँ, मैं इतना बता दूं, ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट सिंपल है। किसी परीक्षा में विद्यालय ए से सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का 70% है। विद्यालय बी में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से 20% अधिक है, एवं विद्यालय बी से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या से 50% अधिक है। विद्यालय बी से परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ले लेता हूं, एक तो स्कूल ए और एक स्कूल बी। पहला जो लाइन है वो ये कह रहा है कि बैठने वाले विद्यार्थियों का 70% पास हो गए, किसके पास, ए के पास, लेकिन बी विद्यालय में बैठने वाले परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों की संख्या ए विद्यालय से 20% अधिक है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ ये है संख्या, ठीक है, नंबर है ये स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कितने, अगर यहाँ पर 100 हैं तो यहाँ पर कितने होंगे भाई, उससे 20% अधिक है बी में, तो ये होंगे 120। एक बात, अब अगर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है तो यहाँ पर पास कितने हुए हैं, सफल विद्यार्थी जो हैं, यहाँ पर इसका 70% पास हुआ है, पहले में कह रहा है वो 70%। ठीक है, पास हुए हैं, तो यानी ये 70 पास हो गए। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि बी में सफल विद्यार्थी है ना, एक ही सफल विद्यार्थियों की संख्या से 50%, इससे 50% अधिक, यानी इस पर 35 और जोड़ दो तो कितना आएगा, 105। इसके सफल जो है ना, इसके पास वाले हैं वो 105 है। अब वो कहता है कि विद्यालय बी में परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से, बैठने वाले कितने, 120, तो इनका जो प्रतिशत है ना सफल का, वो कितना प्रतिशत है ये देखना था। तो 105 120 का कितना परसेंट है, अगर मैं इसको 100 से गुणा करूंगा तो देखिए मैं काट रहा हूँ इसको 15 से 7 और ये काट रहा हूँ 8, तो 7/8 का मतलब 1/8 कितना होता है, 12.5। तो 12.5 100 में से कम करोगे तो ये आएगा 87.5%, यानी 7/8 का फ्रैक्शन का प्रतिशत मुझे याद है 87.5%। ये आपको मैंने सिखा रखा है, या फिर 100 से गुणा करके आंसर करो, ये आंसर होगा इसका। तो सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा देखना अगर समझ नहीं आए तो। फिर से क्वेश्चन नंबर 118 में चलते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, पिछले साल ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। अभी मैं इन क्वेश्चनों को इसलिए ले रहा हूँ कि ये पिछली साल परसेंटेज के कुछ इस तरीके से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दिए थे। वो क्या कह रहा है, 120 को x% कम किया जाए, वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो पहली लाइन का क्या करेंगे हम, 120 को x% कम करो, यानी 120 में से 120 का x% x/100 कम कर लो। अब ये जो भी कम होगा वो ही आपका क्या कहेगा कि 40 को x% से बढ़ा दो, तो 40 इंटू x/100 बढ़ा दो। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा दो। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 120 कॉमन ले लेना इसको सोल्व करने के लिए, और 1 माइनस x/100, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, 40 कॉमन लेना, तो 1 + 1/100
100, सॉरी x अपॉन 100, ये इस तरीके से कर लेंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देखिए, इसको इससे काटते हैं तो 1 एंड दिस विल बिकम एज 3। अब कितना आएगा, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 इससे ऊपर वाले से गुना होगा, तो ये बेसिकली आएगा ये आ जाएगा आपका 3 और 3 को अगर आप ये 100 से गुणा करेंगे तो 300 माइनस 3x अपॉन 100 रहेगा, और इधर भी कितना रहेगा 100 प्लस x अपॉन 100। तो अपॉन 100 से अपॉन 100 में यहाँ पर उड़ा देता हूँ, और अब मैं सीधा ये लिख लेता हूँ कि इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये आएगा अपने पास 4x, और ये उधर गया तो 200। तो इसका क्या मतलब है, अगर x की वैल्यू यहाँ से 50 आ रही है, यानी 50% की बात करी गई है यहाँ x का मतलब। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को पहला पार्ट ये सोल्व हुआ है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है तब 210 का x%, यानी 210 का x% का मतलब 50%। ठीक है, ये जो x लिया हुआ है ये, ठीक है 50%, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम होगा, एक तो ये वाला, और एक दूसरा कौन सा है आपका 180 का 20 प्लस x का मान 50 था, यानी इसका 70% के कितना कम होगा। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आएगा आपका 126 एंड ये आ जाएगा आपका 21 गुणा 5 105। तो ये कितना कम है भाई, ये यहाँ पर 21 कम है कितने से, 126 से। 126 की बात करिए तो ये आया 16, और 16 क्या होता है आपका 16 इंटीजर 2/3%। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही था इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेना, ठीक ठाक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 119। हाँ, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है बट सीखना पड़ेगा। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए लिख दो एंड बी लिख दो। 1/4 होता है 25, अगर बी 4 है तो ये कितना है 5 है। और सी की आय ए तथा बी की आय का, ए तथा बी दोनों की आय का योग से 65% कम है, और किसकी आय, सी की आय। तो देखिए 65% क्या होता है, पहले तो 65% को अगर आप लिखेंगे तो 65/100 करके देखते हैं, तो ये आएगा 13 एंड 20, 20 में से 13। ठीक है, इसका मतलब है 20 और 13, तो ये कह रहा है कम है, तो कितना 13 कम है, तो इसका मतलब कितना है 20 में से 13 कम है तो कितना है 7 है। तो अब क्या करोगे आप, इसकी 7 है, अगर इन दोनों की कितनी है 20 है। देखो अब आपको एक चीज देखनी है, वो ये देखना है कि इन दोनों का यहाँ पर जो रेशियो बनता है वो बनता है 9, और यहाँ पर जो टोटल बनता है वो बनता है 20। तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए, ए और बी का टोटल वैल्यू बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 9 और यहाँ कितना आ रहा है 20। तो इनको बराबर करने के लिए इसको 9 से गुणा कर लो इस पूरी रेशियो को, और इस पूरी रेशियो को आप 20 से गुणा कर लो, ये 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, और ये ठीक होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए, ये बात आपको सिखा रखी है मैंने। तो 20 को 100 से गुणा करोगे, अब देखिए मैं ए बी और सी बना दूंगा यहाँ पर। ये 20 से गुणा करोगे तो इसको लिख दूंगा मैं 100, और इसको लिख दूंगा कितना मैं 80। ठीक है, अब अगर ये देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 180, ये भी कितना हुआ 180, और 9 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 63। ठीक है, अब मैं सी का वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना 63। अब आप देख सकते हो कि ये 180 है और ये 63 है, यानी इन दोनों के टोटल का ये 65% कम भी है, यानी 35% भी है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो भी 5:4 है, यानी सारा सेट हो गया है क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है भाई, यहाँ पर 37 कम है, कितने पर 100 पर, तो कुछ करना ही नहीं है, 100 पर है तो आप ये लिखना भी कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि आपने 37% आंसर कर देना था इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 120 लेते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय 40% से तथा बी की आय 90% से वृद्धि करे तो उनकी संयुक्त आय में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो एलिगेशन भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहें तो। एलिगेशन किस तरीके से लगेगा, 50% अधिक होने का मतलब 50% का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1/2, 2 पर कितना ज्यादा 1। अब मैं एक बार एलिगेशन लगाना सिखाता हूँ आपको इसमें, ए एंड बी, ठीक है 50% बी की आय से अधिक है, बी की अगर 2 है तो इसकी कितनी है, फिर इसकी 3 है, पक्की बात। अगर ये 100 है तो ये 150 है, ये बात समझना। ये कितना हो गया 2 3, ये इनका रेशियो बनेगा। अब ये जो रेशियो बन रहा है ना, इसी रेशियो को आपको नीचे आना चाहिए, वो रेशियो ये आप जानते हो। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ए बी, और क्या कह रहा था आपका, ए की आय 40% से वृद्धि करी
और बी की आय 90% से वृद्धि करी और यहाँ पर कोई वृद्धि होगा, ठीक है। और ये रेशियो जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 2:, यहाँ 3 ये बनना चाहिए, 3:2 ये बनना चाहिए, ठीक है। अब ये कब बनेगा, देखिए 2-3 तो बन नहीं सकता क्योंकि 40-90 है। यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू होगी, जैसे मान लो अब ऑप्शन से लेता हूँ मैं, पहले अगर मैं 55 लूँ, यहाँ पर 55 लूँ तो 55 इससे तो ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ बैठ सकता है 55, लेकिन ये कितना आएगा डिफरेंस, 15। अब 15 अगर यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 55 अगर इसमें से घटाओगे तो, अगर 55 घटाते हो तो 35 आता है, तो ये 35 रहेगा और ये रहेगा 15, तो ये 3:2 कभी नहीं बना पाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखिए इस पे 60 लेते हैं हम, कितना आएगा 20 और ये डिफरेंस कितना आएगा 30। क्या ये रेशियो 3:2 हो रही है, हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन होने वाला है इस क्वेश्चन का, वो सॉल्यूशन क्या होगा, 3:2 बन गया, ये जो दिया हुआ था सेट वो आपको मिल गया, इसका मतलब ये 60% क्या है, राइट आंसर है आपका। एक तो तरीका था ये। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका ये है कि ए और बी की आय का जो रेशियो दिया हुआ है पहले, ठीक है, ए और बी, अगर इसकी आय इससे 50% अधिक है तो इसका मतलब ये है कि भाई इसकी अगर 200 है तो इसकी कितनी है, 300 है। अब ए की आय को 40% बढ़ा दो आप, 40% इंक्रीज करो, कितना आएगा 120 आएगा। और इसकी आय को आप कितना परसेंट इंक्रीज करोगे, 90% इंक्रीज करो तो ये आएगा 180, ठीक है। अब ये जो आया है ना आपका इनकम, ठीक है, ये कितना आया है, अब देखिए ये ऐड करने के बाद ये आया है आपका 420 और ये आ गया आपका 380 और ये इस तरीके से 800 हो गया, जबकि पहले कितना था, 300 और 200 500 था। अब 500 पे 800 यानी 300 बढ़ गया, कितने पर, 500 पे। ओवरऑल आपको कितना मिल गया, 100 पर कितना बढ़ेगा ये चेक करना था, तो ये आया आपका 60%। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, यकीन मान के चलना, अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, जिस पे आप एलिगेशन में थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाओगे। एवरेज का एक चैप्टर है जिसमें हमने शायद दूसरे या तीसरे शायद लेसन में हमने आपको एलिगेशन सिखाया है, तो उस प्रोसेस को एक बार अच्छे से देखना, बहुत जगह काम आता है। देखिए इन बड़े बड़े क्वेश्चनों को 1-1 सेकंड में सोल्व कर रहा है। आप चाहते तो इसको बिना लिखे कर सकते थे, अगर एलिगेशन का आपको थोड़ा सा प्रोसेस पता है तो। 50% का मतलब 1/2, 2 है तो 1/3 है, इतना याद रखना था। उसके बाद में 40, 90, बीच में ऐसी कौन सी संख्या रखोगे 3:2 बनाए, तो आप 60 रखते ही आपको ये बात समझ में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 121, जब एक सामान के मूल्य में 20% की कमी होने पर बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, यदि प्राप्त राजस्व में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान ज्ञात करो। तो देखिए आपको ये पता था कि मूल्य में वृद्धि हो, बिक्री में भी वृद्धि हो, या मूल्य में कमी या बिक्री में वृद्धि, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पता है कि ए बी वाले फॉर्मूले हमने लगाने सीखे थे परसेंटेज की शुरू की क्लासेस में, आपको पता हो। तो यहाँ पे पहले माइनस हो रहा है ए, फिर अगला प्रतिशत क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, दोनों का क्या आएगा माइनस, फिर आएगा ए बी अपॉन 100। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना था। अब क्या करना है इसमें, देखिए आपको 20% तो माइनस में कर लो, फिर प्लस का एक्स कर लो, फिर आप 20 गुना एक्स करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 20x, अपॉन कितना करोगे आप 100 करोगे, और ये कितना आना चाहिए आपका 60% राजस्व में वृद्धि आनी चाहिए आपकी। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको सोल्व ऐसे ही करोगे, इसको 1 लिख दो, इसको कितना लिख दो 5, और ये 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस x अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर आने के बाद 80। अब आप क्या करोगे, ये 5x माइनस 1x कितना होगा 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 80। अब इस 4 को इससे काटोगे तो ये आएगा 20, और 20 मल्टीप्लाई बाई 5 x इक्वल्स टू क्या आएगा 100, यानी 100% आंसर था ये दूसरा प्रतिशत जो वृद्धि हो रही थी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको सिर्फ कैलकुलेशन करवाना चाहता है और कुछ भी नहीं है। ए बी से 20% कम है, तो ए है और ये बी है। ए बी से 20% कम है, इसका क्या मतलब है कि आपने क्या किया है यहाँ पर सिंपली 20% का मतलब होता है 1/5, और अगर ये 5 है तो ये कितना है 5 पर 1 कम 4 है, इतना बात आपने समझ लिया है। दूसरा है सी डी से 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये कितना है 6 है, 2 बात समझ ली। तीसरी बात D is to A,
ए से 25% कम है डी, तो अगर ये 1/4 होता है 25%, अगर ए 4 है तो ये कितना है 3 है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना था, देखिए यहाँ पर सी और डी का तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन डी और ए से ए बी सी का कुछ ए बी और डी ए का कुछ बन सकता है, ठीक है, ये वाला। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने लिखा ये ए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसका मतलब हम D इज टू ए इज टू बी कर सकते हैं। तो D का कितना है 3 है, और A इस पे भी 4 है और इस पे भी 4 है, तो कुछ भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। और B कितना आ गया 4, ये एक बात हो गई है। अब D का किसके साथ है, C के साथ है, तो D का मैं इस तरफ C के साथ बनाना चाहूँ, मान लो यहाँ पर C लिखना चाहूँ, तो नीचे लिख रहा हूँ मैं C अनुपात D कितना है 6:5। अब देखिए यहाँ पर D 3 है और यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इस रेशियो को तो 3 से गुणा कर दो, यानी 15 हो गया, और इसको हम 5 से गुणा कर दे तो D 15 हो गया, तो पूरी रेशियो गुणा होगी। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर C का कितना आ रहा है, अगर ये 3 को 6 से गुणा करोगे तो 18, 15, 5 गुणा 4 20 और 5 गुणा 5 25। अब मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, यहाँ पर A B C एंड D लिख रहा हूँ मैं, तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पर 20, फिर उसके बाद B का कितना है 25, फिर उसके बाद C का कितना है, C का है 18, देखो ये रहा C के नीचे, D का कितना है 15। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करने में गड़बड़ नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है, आंखें खुली रखनी है। अब उसके बाद क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में BC का कंपैरिजन है, या तो B के इक्विवेलेंट पूछ रहा है और या फिर C के इक्विवेलेंट। किस तरीके से फास्ट पहुंचेंगे हम क्वेश्चन पर, देखिए एक से भी ज्यादा गुना नहीं है यहाँ पर, B बराबर 1 गुना भी नहीं है C, ठीक है, यानी उससे भी कम है, तो इसका मतलब हम चेक करें एक बार यहाँ पर B और C, B तो ज्यादा है, अगर B बराबर मैं चेक करना चाहूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, B तो ज़्यादा मिलेगा, यानी देखिए ये वाली आपके पास, इस वाली बात को आपको समझना है। यानी आप क्या करोगे, अगर B की वैल्यू 25 है और C की वैल्यू कितनी 18 है, तो इसका मतलब आप B/25 बराबर C/18, ये वाली बात आपके पास बच गई है, ठीक है। यानी B अनुपात C बराबर 25:18 है, A की बात है, B की वैल्यू 25 और C की वैल्यू 18। अगर इसको क्रॉस गुणा करोगे ना, आप इसको क्रॉस गुणा करते हो मान लो, ठीक है, तो क्रॉस गुणा किस तरीके से होगा, देखिए आप लिख सकते हो यहाँ पर 18 गुणा B, यानी 18 B बराबर 25 C। अब देखिए B बराबर करोगे तो 18 नीचे जाएगा, जो 1 से भी ज्यादा आ जाएगा, 25 में 18 का भाग दोगे, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब C बराबर ज्ञात करना है। तो आपके पास ऑप्शन C और B में से कोई एक आंसर है। तो अब आप इसको आगे बढ़ा रहे हो, आगे कैसे बढ़ाओगे, आप C = करोगे तो 18/25 और ये कितना आएगा B, तो अब 25 में 18 का भाग दोगे तो C बराबर कितना आएगा, एक बार भी नहीं गया तो 0 पॉइंट क्या लगाओगे 180, 7 बार तो गया, अब कितना बच गया 180, 175, 5 बच गए, यानी 2, यानी ऑप्शन आपके पास B राइट आंसर होगा आपका। इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से देखना है, दोबारा देख लेना अगर प्रॉब्लम है तो। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट फिर भी आप समझ लो। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 1% की कमी होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, इनकम है आपकी, इनकम में से आपका ये जो खर्चा है, यहाँ पर खर्चा एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहाँ पर सेविंग आएगी, ठीक है। इनकम कितनी है 100 मान लेता हूँ, एक्सपेंसेस कितने हैं 75, ठीक है, सेविंग कितनी है 25 बच गई, ठीक है। अब वो कहता है आय में 20% की वृद्धि कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया, कितना हो गया 120। अब वो ये कह रहा है आपको कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यहाँ पूछ रहा है, जबकि वो बचत में कमी कर रहा है। बचत में कमी कितनी, 1% की कमी कर रहा है, तो इसका 1% कितना होता है, देखिए इसका 10% 2.5, 1% होगा 0.25, तो 0.25 घटाओगे ना, इसमें से 0.25 घटाओगे तो कितना आएगा, अगर यहाँ पर मैं घटाता हूँ तो कितना आएगा 24.75,
24.75, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 24.75 अगर बचत में मतलब बचत, अब की बचत ये है और 120 उसने कमाया, तो बाकी का इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसने खर्च कर दिया। तो 120 में से 24 घटाओगे आप, कितना आएगा 96, 96 में भी 0.75 घटाओगे तो ये आएगा 95.25, ठीक है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर 120 पहले कितना था 75, उसका पहले क्या था खर्चा 75 था, अब कितना हो गया 95.25। तो अब जो प्रतिशत वृद्धि, व्यय में जो वृद्धि हुई है ना, उसके व्यय में वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है, वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई है आपको बताना है। 75 में से ये देखना 95.25 अब कर रहा है, पहले 75 करता था, तो कितना बच गया, ये 25.25 की वृद्धि हुई है, ठीक है। पहले पर कितने पर, ये 75 पर हुई है, तो 100 पर कितनी हुई, आप इस पॉइंट को हटा दो और ये 2 जीरो हटा दो चाहे तो। अब 75 का भाग दो आप 25 में, तो ये भाग देने के बाद आता है 27। आप करके देखना, इसको आंसर मिलेगा आपको 27%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन 124, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और ए की आय 25% से तथा बी की आय 40% से वृद्धि करे तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो आप वही देखना, 40% अधिक है तो आप क्या करेंगे इसको, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि ए और बी, ठीक है, सिंपल ये रहेगा 40% अधिक है यानी 2/5, तो अगर ये 5 है तो ये कितनी है 7 है, इसको 700 कर लेना, इसको 500 कर लेना, ये 1200 हो गई टोटल अभी तो, ठीक है। अब आगे क्या होगी, ए की 25% बढ़ाओ, इसका 25% क्या होता है, यानी इसका 1/4 कितना होता है वो देखना है आपको, 1/4 होता है 1.75, ठीक है। ये बढ़ गया यहाँ पर 25% बढ़ गया, और इसका कितना परसेंट बढ़ेगा 40% बढ़ेगा, तो इसका 40% मतलब 200 बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया आपका 875 और ये बन गया आपका 700 और ये टोटल हो गया आपका 1575, ठीक है। तो 1200 से 1575 हो गया, कितना बढ़ गया 375, कितने पर 1200 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा है, इस तरीके से आप 375 में 12 का भाग देंगे, 100 से गुणा करने पर आप कितना आ जाएगा, 12 का भाग देंगे तो 1.25, ठीक है। तो ये आएगा आपका 31.25 आंसर करेगा। सिंपल है, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गोले की त्रिज्या को 40% से कम करने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 40% कम कर रहे हो यानी 2/5, 5 पर 2 कम कर रहे हो, तो पहले कितनी थी 5 थी त्रिज्या, ठीक है, और अब कितनी हो गई 3 का, 2 पर 3 कम कर दो, वो 2 पर 5 पर 2 कम कर दोगे 3 बचेगी, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा। दोनों तरफ 4/3 पाई कैंसिल हो चुका होगा, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा क्यूब कर लेना 5 और 3 का। ये आएगा 125 और ये आएगा आपका 27। कितना कम है भाई, ये कम है 98, कितने पर 125 पर। तो 100 पे अगर प्रतिशत निकालना चाहो तो ये 4 और ये 5, 98 गुणा 4 192 या कितना होगा 400, 392 में से अगर 5 का भाग दोगे आप, 5 का भाग दोगे 392 में तो ये आएगा 740, हाँ 42 में 8 एंड देन 4, तो ये आएगा 78.4% का कमी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है 140% वाला। 140% वाले में क्या करोगे आप, 140% जो होता है वो होता है आपका, अगर मैं देखूं तो 7/5, ठीक है। अगर इसको मैं लिखता 140/100 तो 7/5 क्या है, वृद्धि हो रही है, 5 पर 7 की वृद्धि, यानी 5 था कितना हो गया 12, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा 5 की क्यूब और 12 की क्यूब, 12 की क्यूब, तो ये बन गया आपका 125 और 12 की क्यूब 1728 होती है। अब ये जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस 25 गया, 1703 बचा, 100 गया तो 1603 का डिफरेंस कितने पर 125 पर, तो 125 पर 1603 तो 100 पर कितना होगा। देखिए ऑप्शन से देख लीजिए आप कैसे करेंगे, इसको आप चाहे तो 5 बना लो, इसको आप 4 बना लो, और ये 16 चौक 64, तो ये हो गया 64 में 5 का भाग दो, तो ये कितनी बार गया 1, फिर आया आपका 2, फिर आया 8, तो इसका मतलब ये रहा आपके पास डी ऑप्शन,
ठीक है, ऑप्शन पर भी थोड़ा सा नज़र दे लेना ताकि आपको ये आसान हो जाए, उत्तर करने में थोड़ा सा जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने खर्च को केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो देखिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन करते थे हम, लेकिन यहाँ प्रतिशत हम सिंपल लेते थे। लेकिन पिछले साल क्या किया इन्होंने, एग्जाम वालों ने, कि प्रतिशत को इस तरीके से लिया ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते थे कि मान लो 100 था प्राइस, कितना कर दिया हमने, 18% की वृद्धि कर दी, तो कितना हो गया, 118 हो गया। लेकिन अभी भी खर्च में केवल कितने की वृद्धि करेगा, 12% की। तो अब वो क्या करना है, 12% की वृद्धि करेगा तो 112। अब वो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है, -6, यानी खपत में कितनी कमी कर रहा है, 6। कितने पर, 118 पर। ठीक है, तो 118/6 गुणा 50 गुणा 100 करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा प्रतिशत में। अब आप देखिए, ये 59 हुआ, ये कितना हुआ, 50 हुआ, तो ये कितना है फाइनली, 300/59। अब ये भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए आपको ये भाग जब दोगे ना, तब आपको आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे किस तरीके से आंसर करोगे, आप देखिए 300 में आप, एक तरीका है आपके पास, 300 में आप 59 का डिवाइड करो। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे। जब इतना यहाँ पहुँच गए तो उसके बाद में थोड़ा सा आसपास होंगे ऑप्शन, बट इनको थोड़ा सा एनालाइज करने की अगर आपकी थोड़ा सा है अगर IQ, तो इस बात को समझ पाएंगे बिना इस कैलकुलेशन के। बट फिलहाल मैं एक बार आंसर करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे हम। अगर मैं इसमें 5 से दूं तो 5 ये आएगा 295। अब खुद आप देखिए यहाँ पर ये कितना बच गया, 5 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट, तो कितना लगेगा, 0। अभी भी नहीं जा रहा तो 0, तो इसका मतलब 5.0 के बाद में कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब मैं आंसर क्या करूंगा, 5.1 के आसपास आंसर करूंगा। मैं इसमें 5.6 और 5.3 पे आंसर नहीं करूंगा। बस इतना ही करना था, इसके बाद में आपको जाते रहते कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर हो चुके हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है आपके पास, कितना होगा, 100 है और 22% की वृद्धि कर रहा है, तो 22% की वृद्धि कैसे करेंगे हम, 122 कर देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि खर्च को केवल 12% वृद्धि करेगा, तो 12% की वृद्धि करेगा तो 112 हो जाएगा। अब कितना है, 10, कितने पर, 122 पर। तो फिर कितने पर क्या करोगे आप, 100 पर क्या करोगे, तो अब इसको क्या करोगे आप, वापस वही 122 है, ये 61 हो गया, ये 50 हो गया आपका, यानी 500/61। तो फिर से अब आपको मुश्किल हो गई है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर करें। फिर से आपको वही लगाना पड़ेगा, 500 में आप 61 का अगर इस तरीके से भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी होगा यहाँ पर। किस तरीके से, अब देखिए इसको एक बार तो जा नहीं रहा, 5 बार अगर मैं दूं, मैं इसमें 7 बार देता हूँ, तो 7 और 7 6 42, ठीक है। और अगर मैं 8 बार दूं तो 8 8 6 48, बिल्कुल 8 बार तो जा ही रहा है, ठीक है। तो 8 बार करोगे तो 8 और 8 6 48, यानी 488। अब कितना आया, 12। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, अब उसके बाद में मैं पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। अब मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है 1, क्योंकि 61 का डबल होता है 122, ठीक है। तो 122 पर तो पहुंच नहीं पाया, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो लगा ही सकता हूँ। तो अब इसके सॉरी, तो इसके आसपास जो ऑप्शन होगा 8.1 के आसपास, वही आंसर होगा मेरा, 8.2% हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करना, ये भी खुद करना, ये भी खुद करना। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके पास आगे, आप इनकी प्रैक्टिस करना। और उम्मीद करता हूँ कि प्रतिशत के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, और इन सभी कॉन्सेप्ट को करने के बाद खूब सारे हम प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भी शामिल करे हैं। और अब हम कल कोई नया चैप्टर लेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए, ठीक है। प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, एवरेज हो गया, हमारा एज का भी हो गया है, मेंसुरेशन की हमने 5 क्लास डाल रखी है, आगे भी करेंगे उसको। और इसी तरीके से हम आगे भी चलते रहेंगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम जरूर करेंगे शामिल प्रैक्टिस के लिए। और आप ये जब आप बोर होते हो कि आप इतने पार्ट क्यों डाल रहे हो, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एक चैप्टर के डालने का कोई मतलब नहीं, तो ये आप समझते हैं ऐसा, ठीक है। बट आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अभी इसी जो PPT हमने ये बनाई है यहाँ पर, इसका मैं PDF आपको जो YouTube के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन करो आप, और इसके PDF को लो, ताकि आपको नोट्स बनाने में आवश्यकता नहीं पड़े, मतलब बार बार वीडियो चलाने की। आप वहाँ से PDF लेकर और उससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो कल मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और होपफुली हम कल
प्रॉफिट एंड लॉस उठाते हैं इसके जस्ट बाद। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।